बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। जब से अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है, खान साहब को पसूड़ी पड़ी हुई है और बैक टू बैक इजलास हो रहे हैं। आज भी खान साहब ने 3 अहम इजलास बुला रखे हैं और उन इजलास में 3 मुख्तलिफ एंगल पर बात हो रही है। और कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब बहुत संजीदा है इस मामले में कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे रोका जाए। हुकूमती हलकों का ख्याल ये है कि अपोजिशन की इस पूरी तहरीक के पीछे यकीनी तौर पर कुछ ताकतें हैं और वो ताकतें अपने मफादात को हासिल करना चाहती हैं। वो मफादात क्या हो सकते हैं? हेर से है इस्लामाबाद के अंदर खबरें बड़ी गर्म है और एक खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को यानी न्याजी साहब को और शेर रशीद को साफ जवाब दे दिया कि अब इदारे आज़ाद हैं, हम सियासी मामलात में आज के बाद कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, कानूनी हुक्म जरूर मानेंगे और इत्तेहादी अपने फैसलों में आज़ाद है। और जब से ये पैगाम उन्हें मिला कि इत्तेहादी अपने फैसलों में आज़ाद है, खान साहब की टोन ही बदल गई है। खान साहब अचानक एक जो डोमिनेटिंग टोन थी उसमें से निकल के एक खुशामदाना टोन में आ गए हैं। यानी वो अपोजिशन को तो कह रहे हैं कि अपोजिशन 22 साल बाद यानी नून लीग के लोग 22 साल बाद चौधरियों के घर पहुंच गए और चौधरी के साथ उन्होंने सियासी मामला के ऊपर बात की। तो अब ये पैगाम भी है इसमें। हुकूमत तो ये कह रही है कि देखें घबरा गई है अपोजिशन, और अपोजिशन इतनी घबरा गई है कि वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जिनको उन्होंने 22 साल मुहर नहीं लगाया उनकी खुशामदे करने पे आ गए हैं। लेकिन अगर अपोजिशन घबराई होती तो अपोजिशन चौधरियों के घर ना जाती, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात ही ना करती। तो घबराए तो वो है जो बैक टू बैक ये इजलास कर रहे हैं। और खबरें ये है कि इजलास इसलिए किए जा रहे हैं कि मशवरे मांगे जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। एक मशवरा तो खान साहब को दिया गया कि इससे पहले अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, हुकूमत खुद एतमाद का वोट ले ले, यानी खान साहब जान पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और एतमाद का वोट लेकर फारग कर दे सबको, और इत्तेहादी जो दाएं बाएं हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। लेकिन जब ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल गया कि इत्तेहादी आज़ाद हैं तो अब उनकी जी हजूरी शुरू हो गई है। आज तो खान साहब ने मूनस इलाही साहब के लिए इरशाद फरमाया कि मूनस इलाही जहाद कर रहा है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खान साहब ने जहाद को भी मजाक बना दिया है। जहाद इस्लाम के अंदर एक बड़ा मुकद्दस नाम है और उस जहाद के ऊपर बहुत सारी फिलॉसफी है। खान साहब ने पता नहीं केड़ी चीज का ना जहाद रख लिया, वो जहाज कहना चाह रहे होंगे लेकिन जहाद कह रहे हैं। लेकिन जहाद की अपनी हुर्मत है, जहाद की अपनी एक अहमियत है। मूनस इलाही कौन सा जहाद कर रहे हैं? मूनस इलाही को तो वजारत ही बड़े तरले मिन्नतों के बाद दी गई और खान साहब तो उनको वजारत देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका भी उन्होंने मुक्कू ठपा हुआ था और फिर मूनस इलाही के खिलाफ मुकदमा ना बनाने पर खान साहब ने FIA के एक आला अफसर सजाद मुस्तफा बाजवा को नौकरी से निकाल दिया था। खान साहब ने वो जो बनाई थी ना शुगर स्कैंडल की तहकीकात के लिए, तो शुगर का काम सबका ही है, इनका भी है, मूनस इलाही का भी है। तो शुगर स्कैंडल की जो तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई थी, FIA के कुछ अफसरान को टास्क दिया गया था कि जाए और सुराग लगाए कि ये किन किन का काम है। उस वक्त फिर कुछ खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को दबाव में रखने के लिए कोशिश ये की कि तमाम इत्तेहादियों के ऊपर कोई ना कोई केस निकाल दिए जाए। खुसरू मुख्तियार साहब, मूनस इलाही, जहांगीर तरीन, जिन जिन से खान साहब को थोड़ा बहुत वो गिला शिकवा या खदशा या खतरा था, उनके खिलाफ मुकदमात बनाने की फरमाइश की गई। तो उस बेचारे अफसर ने नहीं बनाया मुकदमा। वो आज भी बवांगे दहल बताते हैं कि उनसे एक्चुअली क्या मुतालबा किया गया था। उनका मुतालबा तो यही था कि केस बना दें और बड़ी सी फाइल बना के लाएं। जब फाइल हाथ में होती है तो फिर ये इत्तेहादी दाएं बाएं नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने उस वक्त इस बात से इनकार किया। तो आज फिर खान साहब खुद जो है वो यानी मूनस इलाही की तारीफें, चौधरी परवेज इलाही का, चौधरी शुजात से बड़ा किसी का वयन नहीं है। और एक जमाने में पता है चौधरी परवेज इलाही को डाकू करार दिया करते थे, बहुत बड़ा डाकू है और इससे बड़ा डाकू कोई है नहीं। तो फिर घबराया कौन हुआ है? घबराया वो हुआ है कि जो ठोड़ी को हाथ लगा रहे हैं, जो घुटने छू रहे हैं, या घबराए वो हुए हैं जो खुशामद में उतर आए हैं और फिर कह रहे हैं जी हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं, और इजलास पे इजलास बुला रहे हैं। इत्तेहादियों के वो अपना तर्जमानों के इजलास बुलाए जा रहे हैं। तो खान साहब को तर्जमान बड़े प्यारे हैं, और तर्जमान इसलिए प्यारे हैं कि तर्जमान आके फिर टॉक शो में बैठ के मुखालिफिन के साथ तू में करते हैं और फिर वो बकवास करते हैं जो कि यानी लोग कानों में उंगलियां दे देते हैं। आजकल वैसे सुनता कोई नहीं। वो हमारे शेर रशीद साहब
उनकी तो बातें वो किस जमाने में टीवी के बड़े हॉट केक हुआ करते थे, अब वो भी बिल्कुल ही यानी फारिग हो गए। तो ये जो पैगाम दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को, तो एक पैगाम कहते हैं अपोजिशन को भी चला गया है और अपोजिशन को ये पैगाम दिया गया है कि अदम एतमाद एक आईनी रास्ता है। तहरीक अदम एतमाद वो बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल करके मुशर्रफ की नौकरी खत्म की गई थी। मुशर्रफ बहुत ताकतवर सदर थे, वर्दी पहनी हुई थी, पहले उनकी वर्दी उतरवाई, फिर पार्लियामेंट ने उन्हें निकाल बार फेंका। तो ये पार्लियामेंट की ताकत होती है। अब जो पीटीआई का मौकफ है, जो इसके ऊपर भोंपू चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं कि अगर ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड नहीं है, तो फिर कौन सी अदम एतमाद? अदम एतमाद तो एक आईनी तरीका होता है। तो आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाने के लिए इलेक्टेड आईनी तरीकेकार कैसे इख्तियार कर सकते हैं? या तो फिर मान लें कि इमरान खान इलेक्टेड है तो उनको आईनी तरीके से हटाया जा सकता है। तो वैसे ये दलील को दलील नहीं है, लेकिन चले ये दलील पीटीआई वाले अब बैठ के टेलीविजनों पे दे रहे हैं और वो देंगे कि जनाब देखें, मान लिया इन्होंने कि ये तो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उसको सिर्फ अदम एतमाद से हटाया जा सकता है। लेकिन कहानी यानी की कहानी कुछ और है। कहानी है कहीं ना कहीं वो उन ताकतवर लोगों की कि किसने बनना है अगला। आप समझ गए होंगे ना, लड़ाई वो चल रही है। ये कहने वाले कहते हैं, मेरे पास कोई इसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि फजा ऐसी बनी हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और एक सोर्स ये बताते हैं, वो सोर्स है तो बहुत बार, लेकिन सोर्स तो सोर्स होता है। वो ये कहते हैं कि जनाब चक्कर ये कि अब बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिलनी है उसकी कहानी दोहराई जा रही है। हुकूमती हल्के कहते हैं कि सारा कुछ जो हो रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट इसलिए करा रही है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन चाहिए। अब बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों चाहिए? और क्या पहले उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? तो पहले भी उन्होंने कहा था मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हुई तो जाहिर है उनकी मर्जी शामिल थी। अब अगर उनकी होगी तो भी जरूरत या मर्जी को मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन क्या खास साहब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं या नहीं, ये है वो सवाल जो कि बड़ा अहम है। तो दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी जिनके बारे में खास साहब निजी महफिलों में कह बैठे हैं और कहते फिर रहे हैं कि जनाब वो अगले आर्मी चीफ वो होंगे। तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ये हुई है कि उनसे भी सीनियर 3-4 जनरल मौजूद हैं, उनके दिल में भी बात आ गई है कि ये तो वो सुपरसीड कराया जा रहा है। तो खास साहब ने अपने मुखालिफिन की तादाद में किया है इजाफा। अब वो फंस गए हैं। अब उनका जो मकसद है, उन्होंने कहा जी यार ये लड़ाई तो आप लोगों की है, उसमें हुकूमत जो है बीच में कहाँ से आ गई और हुकूमत का क्या रोल है। अब अगर एक जो पार्टी स्ट्रांग है वो अपनी लॉबिंग के साथ आ जाए, यानी लॉबिंग के साथ क्या अपनी, यानी अगर जनरल फैज हमीद साहब जो है उनका नाम लिया जा रहा है कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे, जो कि अभी अगर देखा जाए असूली तौर पर तो उनका नंबर तो भी नहीं आता, लेकिन खास साहब की कहने की ख्वाहिश है और खास साहब उनको पसंद करते हैं या वो खास साहब के बड़े काम आए हैं। और जब से वो कोर कमांडर पेशावर होकर गए हैं तो खास साहब की मुश्किलात बढ़ी हैं, कम तो नहीं हुई। तो इसलिए समझा जा रहा है कि अगर वो वापस आ जाते हैं और एज ए आर्मी चीफ आते हैं तो फिर खास साहब जरा स्टेबल हो जाएंगे, बल्कि इस हुकूमत में नहीं अगली हुकूमत भी वो कर सकेंगे। तो एक तो ये है, लेकिन उनके आर्मी चीफ बनने पर अपोजिशन को भी कोई एतराज नहीं है। अपोजिशन के हल्के भी इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। वो कहते हैं अगर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा के बंदा बच सकता हो तो फिर नवाज शरीफ ना बच जाते। नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी के लगाए थे, रहील शरीफ भी उनकी मर्जी के, जनरल बाजवा भी उनकी मर्जी के। तो अगर लगा लेते हैं अपना इमरान खान जनरल फैज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मसला नहीं है, ये अपोजिशन का मौकफ है कि हमारा मसला नहीं। ये अगर कहीं लड़ाई है तो फिर दूसरी तरफ की है, हमारी है ही नहीं। हम इस मामले में नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क के हालात जो है वो बड़े ख़राब है और इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को घर भेजा जाए। और भेजने के बाद फिर क्या होगा? भेजने के बाद फिर वो जो कांटे बिछा दिए खास साहब ने वो कौन चुनेगा? तो कोई चुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो कहते हैं मरता क्या ना करता के मजदाक लगी हुई है अपोजिशन अब बैठ तो सकती नहीं। अब ये मार्च के अराउंड जो है, इसके यानी फरवरी के एंड और मार्च का जो भी पीरियड है, इसके दौरान इस बात का फैसला हो जाना है। तो एक हफ्ता दिया गया है, जरा ये कहते हैं कि एक हफ्ता दिया गया है एक पार्टी को कि वो अपने वो कहते हैं ना अपनी पावर शो कर दें। अगर वो अपनी पावर शो करते हैं तो फिर फैसला हो जाएगा। तो इसके लिए आईनी माहिरीन के भी इजलास बुलाए गए हैं, वरना आईनी माहिरीन से पूछा जा रहा है कि अगर हम ये कर दें तो क्या होगा। दूसरा, अगर वो जिन साहब को दिया गया टाइम को एक हफ्ते में अपने आप को जरा स्ट्रॉन्ग साबित कर दें
अगर वो कर देते हैं तो फिर खान साहब की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। खान साहब कहेंगे जी मैं फिर अपनी मर्जी ना किसी को ले आवांगा, तो खान साहब फिर भी यानी अगर उधर से उनको ना ज्यादा पावर वो शो कर सके तो फिर उनकी मजबूरी है, वो दे देंगे। यानी वो कहेंगे कि जी फिर जो है उनको रहने दें। ये अब वो हेर से है, यानी लोग ऐसा कहते हैं कि जी बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ जनरल फैज साहब को लाना है तो उनको रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर उनको रोकने के लिए हो रहा हो तो फिर अपोजिशन को क्या पड़ी है कि वो ये सब कुछ करती फिरे, और इसमें बदनामी भी है, इसमें खतरा भी है, खदशा भी है। चौधरी बरादरान के घर जाना, तो इसका मतलब ये है कि ये पैगाम भी दिया गया है कि हम ये भी कर सकते हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट कितनी ताकतवर होती है अगर समझा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे है, कि उसने शहबाज शरीफ को घर भेज दिया उनके कि जाके पढ़ो गोडे गड़ा दे, और उन्हें पकड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी साहब एकदम ही ताकतवर हो गए हैं, और जनाब सारे ही उनके दर पे वो दस्ते दुआ लेके पहुंचे। अब जो लोग कहते हैं नहीं कि उन्होंने ये मांग लिया वो मांग लिया और उनको ये चाहिए और वो चाहिए, पंजाब की वजारत आला मांग ली, अब जरदारी साहब कह रहे हैं बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनाएं और पंजाब की वजारत आला परवेज लाई को दें इंटरम पीरियड में, यानी ये जो बीच में बंदोबस्त के तहत 3 से 6 महीने, कोई कह रहे 3 महीने, कोई 6 महीने, जी 6 महीने दे दो, 6 महीने बाद इलेक्शन करा लेना, बिलावल 6 महीने तक वज़ीर आज़म रहेंगे और उसके बाद फिर परवेज लाई पंजाब में वज़ीर आला होंगे, या कोई और मुनस लाई को तजर्बा करा देंगे, तो एक अरेंजमेंट हो जाएगा। ये उनको गिफ्टेड, यानी ये डील होनी, इसकी बात हो रही है। ये बातें जो आपको पता है, ये जो 1 to 1 होती हैं, ये बाहर काम ही आती हैं, ये लेकिन कहीं ना कहीं सुनगिन होती है। लेकिन मुनसलाई साहब ने आज वो कह दिया जनाब घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। हाँ साहब, आपने नहीं घबराना, बल्कि अपने लोगों को भी कह दिया नहीं घबराना। उससे एकदम तहरीक इंसाफ का मुरायल हाई हुआ। उन्होंने कहा नहीं चौधरी तो कितने नहीं जा रहे, चौधरी साहब तो बड़े यानी हमारे साथ ही है, तो चौधरी ने पूछ लो कि ताड़े नाल है कि नहीं है। लेकिन चौधरी गिले शिकवे अपने, लेकिन वो सियासी खिलाड़ी है, वो समझते हैं कि इसकी जान फंसी हुई है, तो वो जान जिसकी फंसी होगी उसके साथ नहीं होंगे, जो जरा ईजी होगा उसके साथ होंगे। तो क्या 6 महीने के लिए पंजाब उन्हें मिल जाए तो वो कुर्बानी दे सकते हैं, यानी वो अगली उनके साथ जा सकते हैं पीडीएम के साथ या मौलाना फजल रहमान के साथ, या जो भी है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि सियासी जमातें किसी के साथ जाए किसी के साथ आए, अवाम सब देख रही है। अगर मुस्लिम लीग काफ ने इस वक्त अपोजिशन के साथ मुलाकातें करने के बाद बैकआउट किया तो मुस्लिम लीग काफ की जो रही सही साख है वो भी नहीं रहेगी। अब चौधरी साहब जो है, चौधरी बरादरान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका बड़ा यानी वो बड़े वज़ादार आदमी है, उनके घर को चल के चला जाए तो बड़ा वो करते हैं और सियासी वज़ादारी के हवाले से उनका बड़ा नाम लिया जाता है। लेकिन इस मामले में तो हो रहा है धोखा। और अब देखना ये कि जो एक हफ्ता है, एक हफ्ते के बाद क्या होता है, क्योंकि अब ये कहानी एक हफ्ते तक टली हुई है, यानी खास साहब एक हफ्ते तक फैसला कोई नहीं करेंगे, लेकिन खास साहब तैयारी पूरी कर रहे हैं कि वो अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, या फिर किसी को हटा दें, या किसी की विकेट उड़ा दें, या फिर वो जो असम्बलियाँ तोड़ने वाला हमारे दोस्त कह रहे हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो वो उसके चांसेस फिलहाल कम है। असम्बलियाँ तोड़ना उनके लिए एक आखिरी ऑप्शन हो सकता है, फिलहाल तो उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि वो असम्बलियाँ तोड़े। अब उससे आगे बढ़ते हैं और वो एक खबर, यानी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है बेचारे साबर महमूद, उनको आज एफआई ने उठा लिया और मोबाइल भी छीन लिया। और साबर हाशमी नाम है उनका। ये इससे पहले भी काफ़ी केसेस में इनको, जब वो आसम बाजवा साहब का मामला सामने आया था तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर अपने यानी बार बार कहते थे आसम बाजवा रसीदे कड्डो, रसीदा कड्डो, रसीदा कड्डो। तो अगले 1.5 साल से लटकाया हुआ, कभी इस अदालत कभी उस अदालत कभी उस अदालत। बेचारे उन्होंने अपनी बेल भी कराई हुई थी, उनका केस भी चल रहा है, 10 मार्च को उसका फैसला भी होना है, तो उन पर बड़े मुकदमात कायम किए गए, उन्हें नोटिस भिजवाया गया। वो बेचारे रोज जाते हैं, जाके वो हाजिरी भी लगवाते हैं। तो पीका कानून के तहत, यानी पीका की दफा 20 के तहत उन्हें एक मुकदमे में जमानत भी मिल चुकी है, तो उनको उठा लिया गया। तो उस पर सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद हो रही है कि ये देखें, यानी इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में तो बहुत कुछ हो रहा है, इस मुल्क में तो इतना कुछ हो रहा है कि अगर सियासत की बात आप छोड़ दें तो फिर आपको इतना गंद नजर आएगा कि जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे लगता है बाज़ औक़ात लोग सियासी बातें इसलिए करते हैं कि बाकी का जो गंद है वो ढका छुपा रहे, वरना फिर आपको खानेवाल मियां चन्नू के केस की बात करनी पड़ेगी, जहां लोगों ने एक और शख्स को
उस जुर्म में मार दिया जिस जुर्म के तहत किसी को भी मारा जा सकता है। किसी पे भी आप तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाएं, किसी को भी आप कहें कि इसने तौहीन की है और उसके बाद उसको मार दे और फिर नारे लगाएं और फिर उसको यानी कितना बेदर्दी से मारा गया। लोगों ने इसके ऊपर बहुत बात की है। मियां चन्नू में जिस शख्स को मारा गया उस पर गिरफ्तारियां तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों का क्या फायदा जब जिस शख्स को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकी, जो पुलिस ने इस बंदे को पकड़ा और फिर उसके बाद उसको थाने ले गई और उसके बाद फिर लोगों के हवाले कर दिया कि ले जाओ इसको मार दो, उसको छोड़ दिया और बाहर लोगों ने उसे ईंटें पत्थर मार मार के मार दिया, क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि यही है उनका मुजरिम। हालांकि वो उनका मुजरिम नहीं था या नहीं था, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब था या क्या था, वॉट अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन उसको जिस बेदर्दी से मारा गया, अभी हमने कुछ दिन पहले इंडिया में देखा, कर्नाटका की एक स्टूडेंट्स ने हिंदुओं के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और हिंदू उसके मुकाबले में नारे लगाते रहे, लेकिन किसी ने किसी की जान नहीं ली, किसी ने किसी के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं किया। और यहां हमने क्या किया, मुसलमानों ने एक मुसलमान को ही मार दिया। उसका कोई कसूर होगा तो उसके लिए कानून मौजूद है, पुलिस थी, ले जाते, कार्रवाई करते, उसे गिरफ्तार करते, उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते, उसको कोर्ट में पेश करते, उसको सजा दिलवाते। लेकिन हमने ये क्यों अपने हाथ में फैसले ले लिए। ये बड़ा खतरनाक मामला है जिसमें हमने ईंटों और डंडों से इसको यानी निशाना बनाया और जान से मार दिया। तो इसमें आज 6 मुलज़िम और गिरफ्तार किए। अब तक पुलिस ने 102 लोग गिरफ्तार कर लिए हुए हैं, लेकिन ये शर्मिंदगी का बायस है। अब अगर हम सियासत के अंदर बिजी रहेंगे तो फिर ये बातें जाहिर है फिर हम लोग नहीं डिस्कस करते, लोग फिर इसको कहते हैं अवॉइड करो। यानी ये इतना हसास मामला है, पाकिस्तान में इसके ऊपर बात करने वाले को मार दिया जाता है तो कौन बात करेगा, कौन बताएगा कि वो जो शैतान मरदूद था जिसने कायनात के खालिक के साथ इख्तिलाफ राय किया, कायनात के खालिक का हुक्म नहीं माना और हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया, अबलीस, उसको अल्लाह ताला ने उसकी सजा नहीं दी इस तौहीन पर। इससे बड़ी तौहीन को हो सकती है कि अल्लाह का हुक्म ना माना जाए। उसको भी कहा कि जा निकल जा और जा, और उसने कहा जी मैं फिर अब भटकाऊंगा। उसने कहा जा, अगर तेरे पास दलील है तो भटका। तो इतनी बड़ी मिसाल कुरान के अंदर जो बार बार दी जाती है वो इख्तिलाफ राय के हक की दी जाती है कि शैतान भी इख्तिलाफ करके उसको जान से नहीं मारा गया, उसको वहां से निकाल दिया गया और उसको कहा कि जाओ। और आज तक शैतान जो है वो अपने कामों में लगा हुआ है और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी फलां की तौहीन हो गई और हमने उसको जान से मार देना है। और ये ठीक है कि हमें अपनी नबी की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है, लेकिन कानून भी कोई चीज़ होती है और कानून लेकिन जहाँ माशरों के अंदर इस तरह की सियासी अनारकी हो वहाँ पे कानून को कौन पूछता है। तो एक तरफ वो हो रहा है और एक तरफ ये हो रहा है, और एक तरफ यानी नीचे अगर आप आए तो महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन। तो इसलिए सियासत के ऊपर एक बड़ी हंगामा खेजी होती रहती है और उस पर बात करके लोग निकल जाते हैं, क्योंकि बाकी मौजूदात पे बात करें तो फिर आपको नहीं पता कि आप अपने घर भी खैरियत से जा पाएंगे कि नहीं। कौन दीवाना आएगा और वो इश्क में सरशार होगा और वो अपनी ही धुन में होगा और आपको उड़ा के चलता बनेगा। तो इसके लिए इसलिए कहा जाता है कि कुरान पढ़ने की चीज़ है। कुरान मजीद पढ़े, कुरान के अंदर बड़ी हदायत है, बड़ी वाक़यात है। वो वाक़यात सारे सबक सिखाने के लिए। ये वाक़या नहीं है आदम का जन्नत से निकाला जाना और शैतान का नाफरमानी पर उसको निकाल देना, ये सिर्फ वाक़या नहीं है, ये पूरी जिंदगी का मैसेज है इंसान की हयात के लिए कि आपके अंदर इतना टॉलरेंस अल्लाह ने इतनी बर्दाश्त रखी हुई कि आप इसको कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप किसी को इस तरह जान से मार दें। और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो खानेवाल मियां चन्नू में हुआ, तो ये हुआ। और उसके बाद अब एक और कटा खुला हुआ वो जनरल मुशर्रफ वाला, उस पर आज कह दिया है जनाब, वो तौहीन अदालत का केस हुआ है ना, कि नैब इस तासुर को ज़ाहिल करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है, यानी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, ये इस वक्त तासुर है। तो नैब इस तासुर को ख़त्म करे, मुशर्रफ का भी एहतसाब करो। मुशर्रफ फौज में थे, है नहीं, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और सियासतदान है और उन्होंने भी सियासत भी की, एक सियासी जमात भी बनाई। तो मुशर्रफ का केस नैब के लिए टेस्ट केस है, नैब लोगों का एतमाद बहाल करे, ये कोर्ट के रिमार्क है।
अब देखें कि नैब कहाँ पे इस तरह के केसेस को डील करती है। वो हमारे वो जिनका क्या था वो पिज़्ज़ा जॉन्स, क्या था, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा, उनका किसी ने एहतसाब किया, उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेंस दे दी। तो जहां पर ये सब कुछ हो रहा हो, यानी एक तरफ इंसाफ की धज्जियां उड़ाई हो रही, कानून की ऐसी तैसी फेरी जा रही हो, वहां पर आप ये तवक्को करें कि इस मुल्क में के जो स्टेक होल्डर है, जो सियासतदार है, जो मुदारुल महाम है, वो भी आइन और कानून की पासदारी ही कर रहे होंगे। नहीं, वो भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनकी धज्जियां उड़ाने के तरीके अलग है और आम आदमी के तरीके अलग है। आम आदमी तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मायूसी और उस निज़ाम की खराबी जो कि मुसलसल पैदा की जा रही है, ये निज़ाम अगर बेहतर हो रहा होता, निज़ाम में रिफॉर्म्स हो रही होती, तो लोग जो है वो कम से कम अपने काम में लगे होते और इन फजूल चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दे रहे होते। लेकिन लोगों के पास सब करने को बहुत कुछ है, वो कहीं का गुस्सा कहीं पे उतारते हैं। गुस्सा हमें अपनी नाकामियों का है, गुस्सा हमें मायूसी है, हमारा मुल्क जिस तरह हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ये गुस्सा हम कहाँ जाके उतारे हैं। तो इसी तरह लोग अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अब देखना ये कि जिनको एक हफ्ते का टाइम मिला है, अब वो आ जाता है कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स। इसके बाद कहाँ जाए हम कि वो खास सबको 18वीं तरमीम भी चुभ रही है, और 18वीं तरमीम की बात उन्होंने उनको खुश करने के लिए की है जिन्होंने 18वीं तरमीम पे एतराज़ किए हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड। यानी जो ताकतवर हल्के हैं उनके अंदर 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। तो जब भी उनको ये यानी राज़ी करना होता, खास सबको या थोड़ा खुश करना होता, 18वीं तरमीम का जिक्र छेड़ देते हैं। 18वीं तरमीम अगर ख़त्म करना होती तो उसके लिए खास में बड़े तरीके थे और उसके ऊपर डिबेट पार्लियामेंट में कभी हुई नहीं। कभी करा के देख ले तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर डिबेट ना होने का मतलब ये कि ये वो चाहते ही नहीं कि ये सारा कुछ हो। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।